बुंदेलखंड के झांसी में कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रखेंगे हर घर जल योजना की आधारशिला। योजना के तहत बुंदेलखंड के सभी 7 जनपदों और ग्रामीण क्षेत्र में पाइपलाइन के जरिए घर घर पहुंचाया जाएगा पानी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टिड्डी दल से फसलों को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए अधिकारियों को प्रभावी कदम उठाने के दिए निर्देश। प्रदेश भर में आधुनिक तकनीक के साथ ड्रोन द्वारा कीटनाशक का छिड़काव कर टिड्डियों पर रोकथाम की कोशिशें तेज। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले लोगों की दर हुई 66.86%। अब तक कोरोना संक्रमण से 15,506 मरीज हुए ठीक। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 6,650। और इंडियन पोस्टल बैंक में खाता खुलवाना हुआ आसान। आधार संख्या और मोबाइल नंबर के जरिए ऑनलाइन खोल सकेंगे पोस्टल बैंक में खाता। डाक विभाग ने आज से शुरू किया विशेष अभियान। नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम रिजवी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 30 जून यानी कल झांसी में हर घर जल योजना की आधारशिला रखेंगे। योजना के तहत बुंदेलखंड के सभी 7 जनपदों में पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचाया जाएगा। हर घर जल योजना के तहत बुंदेलखंड के सभी गांव में पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचाया जाएगा। ग्रामीणों की कुएं, हैंडपंप और तालाबों पर निर्भरता नहीं रहेगी। अपर मुख्य सचिव गृह व सूचना अवनीश अवस्थी ने प्रेस वार्ता में बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि स्वच्छता के संबंध में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। कोरोना संक्रमण तथा वर्षा ऋतु में संचारी रोगों के प्रसार को देखते हुए उन्होंने रोगों के फैलने के लिए रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जनपद गौतम बुद्ध नगर तथा गाजियाबाद के साथ ही पूरे मेरठ मंडल में पूरी सतर्कता साथ ही सावधानी बरती जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो संचारी रोग अभी इस समय बरसात के मौसम में आते हैं, इस पर विशेष रूप से व्यापक प्रचार प्रसार के अभियान के लिए स्वास्थ्य और सूचना विभाग को निर्देशित किया है। सीएचसीज पर, पीएचसीज पर, चौराहों पर, बाजारों पर, प्रमुख स्थलों पर होर्डिंग लगाने का भी निर्देश उन्होंने दिया है। नगर विकास प्राधिकरण स्थानीय निकायों को शहरी इलाकों में और पंचायती राज विभाग के माध्यम से, ग्राम विकास माध्यम से स्वच्छता का अभियान बृहद रूप से चलाने का भी निर्देश उन्होंने दिया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में टिड्डी दल से फसलों को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए अधिकारियों को प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रभावी रोक लगाने की हिदायत दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक में कहा कि मानसून के दौरान होने वाली बारिश से बाढ़ के खतरे को रोकने के लिए पूरी सतर्कता बरती जाए और समय से बाढ़ राहत शिविर तैयार किए जाएं। गौ आश्रय स्थलों की व्यवस्था को मजबूत करते हुए माध्यम से पुनः सिंगल यूज प्लास्टिक सुनिश्चित की जाए। कहीं भी यदि ये पाया जाता है कि कोई डीलर सिंगल यूज प्लास्टिक मंगा रहा है तो बहुत सख्त कार्रवाई होगी। जिला प्रशासन, जिला पुलिस, नगर निकाय सभी की ये जिम्मेदारी है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग ना हो। पोल्यूशन कंट्रोल विभाग को भी इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 685 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 6,650 हो गई है। कोरोना संक्रमण से 15,506 मरीज पूर्णतया उपचारित होकर घर जा चुके हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले लोगों की दर 66.86% हो गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से अब तक कुल 672 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। प्रदेश में कल 22,378 सैंपल टेस्टिंग की गई, जिसको मिलाकर कुल सैंपल टेस्टिंग की संख्या 7,07,839 हो गई है। प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति इस प्रकार है। कल 24 घंटे के दौरान कुल 685 नए प्रकरण सामने आए हैं। प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 6,650। जो लोग पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, वैसे मरीजों की संख्या अब बढ़कर के 15,506 हो गई है और जो रिकवरी का प्रतिशत है वो इस समय 66.86% हो गया है। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों में से कुल 672 लोगों की अभी तक मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में
सैंपल टेस्टिंग में एक और नया बेंचमार्क एस्टैब्लिश हुआ और कल ये संख्या 22,000 पार हो गई और कल जो है कुल टेस्टिंग जो प्रदेश में हुई उसकी संख्या है 22,378। इस प्रकार अब प्रदेश में कुल मिलाकर के जो सैंपल टेस्ट हुए हैं उनकी संख्या भी अब 7 लाख पार हो गई है। प्रदेश में टिड्डियों के हमलों से किसानों की फसलों को बचाने के लिए प्रदेश सरकार ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। आधुनिक तकनीक के साथ किसानों की संपूर्ण सहायता के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनपद फर्रुखाबाद में ड्रोन द्वारा टिड्डियों पर नियंत्रण की कार्य योजना का क्रियान्वयन किया गया। इसके अलावा जनपद औरैया में कीटनाशक का छिड़काव कर टिड्डियों पर नियंत्रण कर फसलों वनस्पतियों की सुरक्षा की कार्रवाई की गई। अलीगढ़ में पाकिस्तानी टिड्डी दल ने दिल्ली की ओर से सीमा में प्रवेश कर फसल पर हमला बोल दिया, जिसके बाद जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए टिड्डियों को भगाने का प्रयास शुरू कर दिया। अलीगढ़ में टिड्डियों का दल अभी भी जिले के कई इलाकों में अपना डेरा डाले हुए है। किसान खेतों में थाली बर्तन और तरह तरह के शोर मचाते हुए टिड्डियों को भगाने में जुट गए। वहीं जिला प्रशासनिक मशीनरी फायर ब्रिगेड केमिकल का छिड़काव करने के लिए जगह जगह निकल पड़ी। अब हालात ये हैं कि खेतों में लाखों की तादाद में टिड्डियां बिछी हुई हैं और अभी भी लाखों की तादाद में टिड्डियां फसलों पर चिपकी हुई हैं। टिड्डी दल ने ढैंचा, मक्का, अरहर की फसलों को नुकसान पहुंचा दिया है। बीजेपी विधायक ठाकुर दलवीर सिंह ने खेतों में जाकर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि फसल में हुए नुकसान को लेकर अलीगढ़ जिलाधिकारी को अवगत करा दिया है। किसानों को हुए नुकसान की भरपाई जल्द से जल्द दिलाई जाएगी। तादाद में निधि बहुत सारी हैं, पता गिनती में भी नहीं आ रही, बहुत हैं और रात भर 6 बजे आई हैं और पूरी रात रही हैं। नुकसान किया किसानों का। कितना नुकसान हुआ होगा तकरीबन? बहुत नुकसान हुआ है, कोई पता नहीं है। इससे तो करोड़ों से ऊपर का नुकसान है किसानों के। पूरे खेत, पूरी फसल जितनी भी है काफ़ी मतलब नुकसान हो गई है। और ये जो बाग है आम के, उसमें भी पूरा इन्होंने मतलब तहलका मचाया है, पूरा नुकसान कर दिया। और इससे जो है ना इतना मतलब कल शाम को 6 बजे के करीब जब आए तो पूरा एकदम अंधेरा हो गया। इतना मतलब कि करोड़ों की तादाद में, अरबों की तादाद में टिड्डी होती, कम से कम 2-3 किलोमीटर के बीच में तो मैंने देखी है। गोंडा के पड़ोसी जनपद बस्ती के कुछ विकास खंडों में टिड्डियों ने दस्तक देने के बाद अब गोंडा पहुंच चुकी हैं, जिससे किसानों में हड़कंप मचा हुआ है। जनपद की बस्ती सीमा के मनकापुर तहसील के कूकनगर, दहलवा, शाहनगर, मानपुर मांझा, केशव नगर, महाराजगंज, कोट खास के आसपास बेलवरिया जंगल व गोहान के कुछ खेतों के ऊपर से लाखों की संख्या में उड़ते हुए देखा गया। बेलवरिया जंगल के आसपास खेतों में आने पर किसानों ने ट्रैक्टर की आवाज से खदेड़ा। वहीं कुछ किसानों ने खेतों में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव शुरू कर दिया, जिसे देखते हुए जिले का कृषि विभाग अलर्ट पर है। जिला कृषि अधिकारी जेपी यादव ने बताया कि टिड्डियों के आने पर कंट्रोल रूम के नंबर 0562233516 पर सूचित करें। जेपी यादव ने कहा कि हम पूरी तैयारी से हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ी से दवा छिड़कवाने की व्यवस्था है। वहीं किसान थाली, ढोल, नगाड़ा, मोटरसाइकिल व ट्रैक्टर के साइलेंसर से आवाज करें, जिससे टिड्डी आगे बढ़ जाएगी। का हमला हो रहा है और किसान परेशान हैं। इस मशीन से हम दवा छिड़काव कर रहे हैं। जो टिड्डियाँ वगैरह आई हुई हैं, कीड़े मकोड़े जो हमारे गन्ने में लगे हुए हैं, उसी के छिड़काव बचाव के लिए ये हम छिड़काव कर रहे हैं। किसानों के लिए सबसे बड़ा मैसेज ये है कि यदि टिड्डियों का आक्रमण होता है तो पहली बात तो टिड्डी को खेत में बैठने ना दें। इसके लिए जैसे ढोल है, नगाड़ा है या बड़ा यंत्र जैसे डीजे है, इसको बजाएं। या थाली है, हर घर में थालियाँ होती है तो किसान भाई थाली बजा के आवाज़ करें, वो भागती रहती हैं। अगर इसके बावजूद भी वो कुछ नहीं पाते हैं तो लगभग सब घरों में मोटरसाइकिल है, ट्रैक्टर है, उनके पास उसका साइलेंसर निकाल दें और उनको भगाते रहें, बैठने ना दें। लेकिन यदि वो आ जाती हैं और ऐसा उनको लगता है कि टिड्डी आ गई हैं तो तुरंत हमको अवगत कराएं या जिले में उप कृषि निदेशक महोदय को अवगत कराएं। हम लोगों ने एक कंट्रोल रूम की स्थापना भी कर ली है, पहले से ही किया गया है, तो उस कंट्रोल रूम में अवगत करा दें। कंट्रोल रूम का नंबर है 05262 इस पर भी किसान भाई जो है सूचना देके तुरंत जो है अगर सूचना देंगे तो हम लोग यहाँ से त्वरित कार्रवाई करेंगे।
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने कहा है कि डिफेंस कॉरिडोर केंद्र सरकार एवं प्रदेश सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है। अतः डिफेंस कॉरिडोर के तहत प्रथम चरण में अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर तथा लखनऊ में कराए जाने वाले विकास कार्यों को प्राथमिकता पर समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराने हेतु नियमित समीक्षा की जाएगी। मुख्य सचिव ने ये निर्देश डिफेंस कॉरिडोर के विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान दिए। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास में जालौन, हमीरपुर, बांदा, महोबा जनपदों की अहम भूमिका है। इन जनपदों को भी डिफेंस कॉरिडोर के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने हेतु एक प्रस्ताव तैयार कर सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। दरअसल मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की तबीयत खराब है और वे लखनऊ स्थित एक अस्पताल में भर्ती हैं। नोवल कोरोना वायरस रोग से बचाव के लिए क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार वाराणसी की ओर से वाराणसी नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र में 10 दिवसीय माइकिंग जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ आज वाराणसी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बी सिंह ने सीएमओ कार्यालय परिसर में किया। इस दौरान उन्होंने कोविड से बचाव हेतु सूचना प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो के क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी डॉक्टर लालजी यादव भी उपस्थित थे। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि सामाजिक दूरी बनाकर लोग रहें, मास्क सबको पहनना जरूरी है, हाथ साबुन से बार बार धोएं, सार्वजनिक स्थान पर न थूकें। इस सब को लेकर ये वाहन लोगों को जागरूक करेगा। 10 दिवसीय ये अभियान 29 जून से 8 जुलाई तक नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में चलेगा। नोवल कोरोना वायरस में इसका संक्रमण बहुत तेज़ी से होता है, इसलिए एक लोगों के अंदर एक जागरूकता पैदा करने के लिए कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और जब उनको किसी तरह से कोई इन्फेक्शन हो तत्काल अपने को आइसोलेट करें और खांसने छींकने का उसका एक अलग तरीके से उनका प्रोटोकॉल होता है, इस तरह से एक्ट करें जिससे कि संक्रमण न फैले, ज़्यादा भीड़ भाड़ न लोग बनाएं। इसी के लिए एक तरह से एक अवेयरनेस के लिए ये पूरी रैली चलेगी, लोगों को जागरूक करेगी कि बीमारी क्या होता है और किस तरह से इससे बचाव होता है। मुख्य इसी के लिए जो है ये डाक विभाग ने वित्तीय समावेशन के तहत लोगों के खाते खोलने और घर बैठे पैसे निकासी के लिए अभियान शुरू किया है। इसके तहत डाक विभाग ने 29 जून यानी आज से इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक खाते ऑनलाइन खोलने की प्रक्रिया शुरू की। इस प्रक्रिया के तहत कोई भी व्यक्ति आधार संख्या और मोबाइल के जरिए खाता खोल सकता है। अभियान के दौरान लोगों को ऑन स्पॉट उनके दरवाजे पर ही इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के खाते खोलने की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। सिर्फ आधार नंबर और मोबाइल नंबर के साथ ये खाता पेपरलेस रूप में खुलेगा। किसी भी प्रकार के अन्य कागजात या औपचारिकता की जरूरत नहीं होगी। तो अकाउंट खोलना जो है आईपीबीपी का बहुत आसान है। इसके लिए सिर्फ आधार नंबर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो हमारा माइक्रो एटीएम लेके हमारा जो एंड यूजर है वो जाएगा और आप अपना फ़ोन रखिए और अपना आधार नंबर रखिए, अंगूठा लगाएंगे, आपको ओटीपी आएगा, आपका अकाउंट खुल जाएगा। लोग ऐप से घर बैठे भी अकाउंट खोल सकते हैं। इसमें ये बिल्कुल पेपरलेस है और डिजिटल इंडिया का जो कंसेप्ट हमारे माननीय प्रधानमंत्री बताते हैं कि मुट्ठी में कर लो, अपने मोबाइल में सब कुछ है, वो सब कुछ इसके तहत आता है। तो इसलिए हम लोग हर लोगों का चाहते हैं, जितने भी लोग हैं सबका अकाउंट खुले और उनको डीबीटी के माध्यम से पैसा आए। डॉक्यूमेंट्स इसमें कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें डॉक्यूमेंट्स की सिर्फ आधार कार्ड और फ़ोन नंबर, और क्योंकि उसमें एक ओटीपी आती है और उनको सारी चीज़ें आपके मोबाइल में ऐप लोड करने के बाद जो सुविधा उनको दिख जाती है तो वो बहुत जल्दी मोटिवेट हो जाते हैं, बहुत जल्दी इसको खाता खोलने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। क्योंकि यही इस बैंक में है, इस कोरोना में जितने भी हमको जितनी सुविधाएं इसमें दी गई हैं। इस मुहिम से डाक विभाग के खाता धारकों, खास तौर पर प्रवासी मजदूरों को घर बैठे पैसे निकालने व इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक खाते खोलने की सुविधा मिलेगी। लोगों को भविष्य में भी घर बैठे आईपीपीबी के माध्यम से डीबीटी राशि प्राप्त करने में आसानी होगी। इस खाते के माध्यम से मोबाइल व डीटीएच रिचार्ज, बिजली व पानी बिल भुगतान जैसी तमाम सुविधाएं मिलेंगी।
मैंने यहाँ पर पोस्ट ऑफिस में अपना एक अकाउंट खुलवाया है और मैं आप सभी को ये भी बताना चाहूँगा कि सरकारी अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकार की जितनी पॉलिसीज़ आती हैं, जितनी भी सुविधाएं मिलती हैं, वो सरकारी अकाउंट के माध्यम से मिलती है। और यहाँ पर ज़ीरो बैलेंस पे अकाउंट खुलना है, तो आप सभी लोग इस अकाउंट को खुलवाइए और जागरूक बनिए और अपने आसपास के जितने भी लोग हैं उन सबको बुलाइए और ये अकाउंट ज़रूर खुलवाइए। ऑनलाइन खाता खोलने के साथ ही डाक विभाग 4 जुलाई को डाकघर बचत योजनाओं और सुकन्या समृद्धि योजना के खाते खोलने के लिए विभिन्न स्थानों पर कैंप लगाकर व डाकघरों में वृहद अभियान चलाया जाएगा। लखनऊ परिक्षेत्र में वर्तमान में 55 लाख से अधिक खाते संचालित हैं और 2.31 लाख पात्र बालिकाओं के सुकन्या समृद्धि खाते खोले जा चुके हैं। कोरोना संक्रमण काल में लॉकडाउन और अब अनलॉक की प्रक्रिया पटरी से उतरी। लोगों की गाड़ी धीरे धीरे पुनः सामान्य स्थिति में लाने हेतु सरकार के दिशा निर्देशन में स्थानीय प्रशासन सक्रिय है। इसी दिशा में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना द्वारा लोगों का जीवनचर्या निरापद बनाने हेतु गरीब परिवारों को उचित दर दुकानों के माध्यम से भोजन की समस्या से निजात दिलाने हेतु मुफ्त चावल व चना का वितरण किया गया। देवरिया जनपद के रुद्रपुर में एक उचित दर विक्रेता द्वारा पात्र लोगों को चावल चना वितरण किया गया। विक्रेता दिनेश कुमार गुप्ता ने बताया कि कोरोना संक्रमण के शुरुआत के समय से ही अब तक शासन द्वारा मुफ्त वितरण हेतु आए राशन का तो मैंने 100% मुफ्त वितरण किया ही। जिस राशन का निर्धारित मूल्य लेकर वितरण करना था उसका भी पैसा हमने अपने पास से जमा कर लाभार्थियों में मुफ्त ही वितरण किया, जिससे मुझे समस्याग्रस्त लोगों का सहयोग कर अत्यंत आत्मिक सुख की अनुभूति हुई। लाभार्थियों ने बताया कि कोरोना अनलॉक के दौरान काम धंधा ठीक से न चलने की स्थिति में प्रधानमंत्री द्वारा मुफ्त राशन दिलाना बहुत बड़ा सहयोग रहा। लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री मोदी व प्रदेश सरकार का आभार प्रकट किया। उनकी परेशानियों को देखते हुए मैंने उस वितरण को भी निःशुल्क कर दिया और इस निःशुल्क वितरण करते हुए मुझे काफ़ी आत्मिक संतुष्टि मिली। राजभर जिला देवरिया का रहे वाला है। प्रधानमंत्री के तरफ से जो चना और चावल मिलल उससे हमारे बाल बच्चा बहुत खुशहाल बनाओ। अपने तरफ से मोदी जी के बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मुझको चना और चावल मुफ्त में मोदी सरकार की तरफ से मिला है। मैं अपने परिवार की तरफ से उनको धन्यवाद देता हूँ। चावल और चना मिल रहा है, हमारा परिवार लेके बहुत खुश है। हमारे तरफ से मोदी को धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में गरीब कल्याण योजना के तहत शासन के मंशा के अनुरूप कोविड-19 महामारी में दैनिक रूप से कार्य करने वाले गरीब प्रवासी श्रमिकों के भरण पोषण के लिए अन्य प्रांतों से आए प्रवासी श्रमिक परिवारों को प्रदेश सरकार ने 1000 रुपये प्रति परिवार सीएमपी पोर्टल पर डीबीटी के माध्यम से बैंक खातों में स्थानांतरित की है। जिले में जिला प्रशासन द्वारा 15,156 प्रवासी मजदूरों के खातों में 1000 रुपये की सहायता राशि भेजी गई है। जिलाधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि 1,51,56,000 रुपये श्रमिकों को लाभान्वित किया जा चुका है। इसके साथ ही सीएम के निर्देश पर अमेठी डीएम लगातार जिले में बाहर से आने वाले सभी प्रवासी श्रमिकों की जानकारी के साथ उनकी डिटेल फंडिंग का कार्य कराया जा रहा है। जिलाधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि धनराशि के अंतरण का संदेश उनके पंजीकृत मोबाइल पर भेज दिया जा रहा है, जिसके उपरांत वे धनराशि निकाल सकते हैं। साथ ही बताया कि यदि संदेश न प्राप्त हो तो संबंधित तहसील में संपर्क भी कर सकते हैं। प्रवासी श्रमिकों से ये अपील भी की गई कि जिन प्रवासी श्रमिकों का बैंक खाता अभी तक नहीं खुला है वो अपने नजदीकी शाखा से संपर्क कर खाता खुलवाकर और आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण कर लाभान्वित हो सकते हैं। कोई भी समस्या होने की स्थिति में संबंधित लेखपाल, पंचायत सचिव या ग्राम प्रधान से संपर्क कर सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। जनपद में लॉकडाउन के दौरान जो प्रवासी श्रमिक आए हैं उनको उन सभी को 1000 रुपये प्रति लाभार्थी के हिसाब से सहायता राशि देने का निर्णय लिया गया था। इसी क्रम में जितने भी लाभार्थी आए उन सभी का बैंक अकाउंट तथा अन्य सत्यापन का कार्य किया गया था तथा दिनांक 13 जून को 15,156 लाभार्थियों के अकाउंट में प्रति लाभार्थी 1000 रुपये के हिसाब से कुल 1,51,56,000 की धनराशि प्रेषित की गई है। अन्य जो भी लाभार्थी हैं उनका भी सत्यापन कार्य चल रहा है तथा उनके भी अकाउंट वेरीफाई करके ये कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। बहुत बढ़िया काम किया भाई। उस समय सरकार ने ये पैसा भेजा जिस समय हमारा रोजगार भी छूट गया था और बहुत अच्छा काम किया। उससे हमारे खाते में 1000 रुपये डाल के क्या फायदा हुआ इससे आप लोगों को? अरे इससे हमारा खर्चा घर का चल गया काफ़ी। लॉकडाउन के चलते श्रमिकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा प्रवासी मजदूरों के लिए विभिन्न लाभदायक योजनाओं के अंतर्गत जिला प्रशासन इटावा ने कार्य देकर प्रवासी मजदूरों को काम दिया।
बरसात के पूर्व जनपद की 4 नदियों की 240 किलोमीटर सफाई एवं मेड़बंदी इन प्रवासी मजदूरों से करवाई गई है। मजदूरों ने अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि अब हम बाहर कार्य करने नहीं जाएंगे और अपने घर पर ही रहकर कार्य करेंगे, जो एक पलायन को रोकने के लिए सुखद पहल होगी। वहीं मुख्य विकास अधिकारी टावा राजा गणपति आर ने बताया कि शासन की मंशा अनुरूप जिला प्रशासन कार्य कर रहा है और प्रवासी मजदूरों को मनरेगा, मुद्रा योजना, आत्मनिर्भरता, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना आदि के अंतर्गत उनको छोटे मोटे कार्य करने के लिए कार्य उत्साहित किया जा रहा है। बैंकों से कर्ज दिलवाने में भी मदद की जा रही है। पूरा का पूरा काम नरेगा से किया गया है। इसमें जो लोकल यहाँ के मजदूर हैं वो काम में आए हैं। साथ ही साथ कोरोना के कारण लॉकडाउन होने की वजह से जो हमारी लेबर प्रवासी के रूप में बाहर काम करती थी वो लौट करके आई है। उन सभी को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। लगभग हर गांव में 50 से 60 लेबर जो बाहर से आई है, टोटल 70% लेबर को यहाँ पे नरेगा से काम दिया गया है। आज की तारीख में कोई भी प्रवासी हमारे घर पर नहीं बैठा हुआ, जो इच्छुक है वो उसको काम दे रहे हैं और वो काम सफलतापूर्वक खुशी खुशी से कर रहे हैं। मनरेगा में इस समय सिरसा नदी की सफाई चल रही है और वृक्षारोपण का भी कार्य चल रहा है और जो लोग प्रवासी लोग बाहर से आए उन्हें भी काम दिया जा रहा है और यहाँ जो लोग थे ऑलरेडी पहले से उन्हें भी काम दिया जा रहा है। वहाँ पर काम प्रॉब्लम थी, काम कर रहे थे, वहाँ लॉकडाउन की वजह से आना पड़ा मुझे। यहाँ पर काम बंद हो गया था वहाँ पर। अब क्या काम कर रहे हो? हम नरेगा में काम कर रहे हैं सर। हम इटावा के रहने वाले हैं। तो कब से ये मनरेगा में काम कर रहे हो? अभी साहब लॉकडाउन बंद हुआ है जो, तब से आए हैं यहाँ पे। पैसे मिलते हैं? हाँ पैसे मिलते हैं सर। घर गृहस्थी का काम चल रहा है? हाँ, इधर ही से चलता है। नरेगा करके जाते हैं, परिवार पाल रहे हैं। भारत कोरोना संक्रमण की महामारी के खिलाफ लड़ाई में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार की ओर से किए गए प्रयासों से काफी सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। हर रोज संक्रमण के सक्रिय मामलों की तुलना में ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। ठीक होने वाले लोगों की संख्या एक्टिव केस के मुकाबले 1,11,000 अधिक हो गई है। देश में इस समय 2,10,120 लोग कोरोना से संक्रमित हैं, जबकि 3,21,722 लोग अब तक इस गंभीर बीमारी से ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों की दर फिलहाल 58.67% है। भारत में अब कोविड-19 को समर्पित 1,036 डायग्नोसिस लैब हैं। इनमें 749 सरकार और 287 प्राइवेट लैब हैं। वर्तमान में भारत में 1,77,529 आइसोलेशन बेड, 23,168 आईसीयू बेड और 78,060 ऑक्सीजन युक्त बेड के साथ 1,055 समर्पित कोविड हॉस्पिटल हैं। 1,40,099 आइसोलेशन बेड, 11,508 आईसीयू बेड और 51,371 ऑक्सीजन समर्थन बेड के साथ 2,400 कोविड स्वास्थ्य केंद्र भी संचालित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही 8,34,128 बेड वाले 9,519 कोविड केयर सेंटर भी हैं। केंद्र ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय संस्थानों को 1,87,000 से ज्यादा N95 मास्क और 1,16,000 से ज्यादा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी PPE किट भी प्रदान किए हैं। देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 16,475 हो गई है। कोरोना के कुल मामलों की संख्या 5,48,318 है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया भर में कोरोना वायरस संक्रमण के एक दिन में रिकॉर्ड मामले दर्ज किए हैं। पिछले 24 घंटे में 1,89,000 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। रविवार के इस आंकड़े ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक सप्ताह पहले जारी किए गए 1,83,000 मामलों को पीछे छोड़ दिया है। यह आंकड़ा दिखाता है कि दुनिया भर में इस खतरनाक वायरस के संक्रमण का बढ़ना जारी है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज रामपुर में कहा कि आत्मनिर्भर भारत ही एक भारत श्रेष्ठ भारत की गारंटी है। श्री नकवी ने आज रामपुर के नुमाइश ग्राउंड में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री जन विकास कार्यालय PMJVK के तहत 92 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले बहुउद्देशीय सांस्कृतिक सद्भाव मंडप का शिलान्यास किया। इस सांस्कृतिक सद्भाव मंडप में कौशल विकास की ट्रेनिंग, विभिन्न आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक गतिविधियां, कोचिंग, कोरोना जैसी आपदा में लोगों को राहत देने की व्यवस्था एवं खेलकूद की गतिविधियां हो सकेंगी। इस अवसर पर श्री नकवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार समावेशी, सर्वस्पर्शी विकास के संकल्प से सराबोर सरकार है। सद्भावना मंडप है, ये मल्टीपर्पज एक्टिविटी का सेंटर रहेगा और ये न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में सबसे बड़ा ये सांस्कृतिक और सामाजिक और औद्योगिक और दस्तकारी की गतिविधियों का केंद्र होगा। और ये जो है आज इसका शिलान्यास
माननीय नंदी जी ने किया है और जल्द ही हम तो रिक्वेस्ट करेंगे कि मुख्यमंत्री जी और नंदी जी आकर के इसका उद्घाटन भी करें। और इसमें जो है वो एक तो सांस्कृतिक गतिविधियाँ होंगी, कौशल विकास के कार्यक्रम होंगे, स्वास्थ्य के संबंधित जो है वो लोगों के सहयोग की दृष्टि से काम होगा, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन की पूरे की पूरे व्यवस्था होगी, तमाम तरह की गतिविधियाँ होंगी। और उसके अलावा जो यहाँ की जो संगीत और अदब की परंपरा है उसको भी जो है वो आपकी भी फोटो खींच रही है। बहुत सारी गतिविधियाँ चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट से हो, चाहे औद्योगिक इकाई से हो, चाहे एग्जीबिशन लगनी हो, देश विदेश की बहुत सारे इन्वेस्टर समेत इस तरह के 5000 लोगों का हॉल, पार्किंग, बहुत बड़ा ये सेंटर बन रहा है। मैं समझता हूँ कि इधर पूरे कई सारे जिलों के लोगों को इससे लाभ मिलेगा और बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। बदायूं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आह्वान पर लॉकडाउन के चलते अपने घर वापस लौटे प्रवासी श्रमिकों एवं अप्रवासी बेरोजगारों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के सुगम अवसरों तथा उनकी सुगम उपलब्धता हेतु हार्डशेल टेक्नोलॉजी द्वारा सर्जित रोजगार एवं युवा संपर्क एप्लीकेशन और वेब पोर्टल की शुरुआत की गई है, जिसका उद्घाटन बदायूं के अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में नगर विकास राज्य मंत्री महेश चंद्र गुप्ता ने किया, जिस पर कोई भी प्रवासी मजदूर या बेरोजगार युवा अपना योग्यता अनुसार पंजीकरण कर सकता है और सरकार इसमें हर हुनरमंद के लिए उनकी योग्यता के अनुसार कार्य उपलब्ध कराएगी। बदायूं के जिलाधिकारी कुमार प्रशांत ने बताया कि इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर श्रमिक जब चाहे रोजगार पा सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य बेरोजगार लोगों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराना है। इसके अलावा वेब पोर्टल के आ जाने के बाद ये पोर्टल प्रवासी मजदूरों को काम उपलब्ध कराने के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। ये पोर्टल छोटे बड़े सभी उद्योगों के लिए, जहां पर लॉगिन करके कंपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार नौकरियों को डाल सकती हैं, जिस पर कोई भी बेरोजगार व्यक्ति अपनी योग्यता अनुसार पंजीकरण कर रोजगार प्राप्त कर सकता है। रोजगार के लिए क्या क्या रोजगार है वो सब उसको जानकारी मिलेगी। और वास्तव में मैं आज अपने देश के प्रधानमंत्री जी को और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि इस वैश्विक महामारी में विश्व के लोगों ने, चाहे वो अमेरिका हो, इटली हो, स्पेन हो, फ्रांस हो, तुर्की हो, ईरान हो, इन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे इस बीमारी में। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिनका मैं हृदय से नमन करता हूँ, उन्होंने कहा देशवासियों से, मेरे देशवासियों तुम तो केवल घरों में रहो और बकाया चिंता मैं करूँगा। तो उन्होंने आज हमारे देश के अंदर 1,75,000 करोड़ का जो पैकेज दिया, उसमें गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को, उद्योग, छोटे उद्योग व्यापारियों को और मातृशक्ति के लिए सबको रोजगार और सबको व्यवस्था की है। इस ऐप की खासियत ये रहेगी कि इसमें जो भी व्यक्ति जो रोजगार चाहता है तो उसके बारे में अपना वो पूरा डिटेल भरेगा, नाम, पता, मोबाइल नंबर वगैरह, और साथ ही साथ ये भी उसमें भरेगा कि किस विधा में वो पारंगत है। यदि वो कारपेंट्री बढ़िया से जानता है तो उसके बारे में भरेगा, यदि वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर से रिलेटेड है, काम बढ़िया से जानता है तो उसके बारे में भरेगा। तो सारी डिटेल उसमें भरेगा और उसके बाद जब ये डेटाबेस हमारे पास आ जाएगा तो जो हमारे सरकारी डिपार्टमेंट्स वगैरह हैं या कार्यदायी संस्थाएं हैं जिसमें कार्य चल रहा है। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। बुंदेलखंड के झांसी में कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रखेंगे हर घर जल योजना की आधारशिला। योजना के तहत बुंदेलखंड के सभी 7 जनपदों और ग्रामीण क्षेत्र में पाइपलाइन के जरिए घर घर पहुंचाया जाएगा पानी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टिड्डी दल से फसलों को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए अधिकारियों को प्रभावी कदम उठाने के दिए निर्देश। प्रदेश भर में आधुनिक तकनीक के साथ ड्रोन द्वारा कीटनाशक का छिड़काव कर टिड्डियों पर रोकथाम की कोशिशें तेज। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले लोगों की दर हुई 66.86%। अब तक कोरोना संक्रमण से 15,506 मरीज हुए ठीक। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 6,650। और इंडियन पोस्टल बैंक में खाता खुलवाना हुआ आसान। आधार संख्या और मोबाइल नंबर के जरिए ऑनलाइन खोल सकेंगे पोस्टल बैंक में खाता। डाक विभाग ने आज से शुरू किया विशेष अभियान। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है?
इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में 3rd अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आरबीआई के बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करो। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। समझे? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।